आइए, बनारसी पान, मीठा पान खाइए, पर एक बात याद रखिए, उधार मांगने वाले सीधा आगे बढ़िए। थुंग थुंग गांव में पान की दुकान चलाता था। उसकी दुकान खूब चलती थी, लेकिन फिर भी वह गांव का सबसे डीठ और कंजूस आदमी था। एक बार उसकी बीवी ने कहा था, सुनिए जी, पड़ोसन का पति उसे पार्लर ले गया था, मुझे भी ले चलिए ना, अपना फेशियल करवाना है। लेकिन थुंग थुंग उसे सीधा पंचायत घर ले गया, जहां दीवारों पर रंग हो रहा था। पेंटर जैसे ही पान थूकने गया, थुंग थुंग ने बीवी का सिर पकड़कर सीधा छूने की बाल्टी में डुबो दिया और बोला, ले, हो गया तेरा फ्री का फेशियल, एकदम उबले हुए अंडे जैसी चमक रही है। बीवी ने उसी वक्त एक जोरदार थप्पड़ लगाया और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मायके चली गई। पर थुंग थुंग को घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका एक ही उसूल था, मुफ्त की चीज चाहे जहर हो, छोड़नी नहीं चाहिए। फिर एक दिन थुंग थुंग मुफ्त की चीज के लालच में पड़ोस के गांव जा रहा था, लेकिन आधे रास्ते में उसे एक मिट्टी का मटका दिखा। देखते ही उसने सोचा, चलो मुफ्त का मटका मिला, चावल रखने के काम आएगा। लेकिन जैसे ही उसने मटके को छूना चाहा, अचानक मटका खड़ा हो गया और उस पर हाथ पैर, मुंह और आंखें बन गईं और एक खोखली आवाज में बोला, मैं मटका भूत हूँ, तूने मुझे छूने की कैसे सोची? अब मैं तेरा सारा खून पी जाऊंगा। लेकिन थुंग थुंग डरने की बजाय उसे अपने कंधे पर बिठाया और चलते हुए बोला, अरे पी लेना भाई, पर पहले घर तो चल, बाहर बहुत धूप है। ये सुनते ही मटका भूत का दिमाग हिल गया। फिर घर पहुंचकर थुंग थुंग ने मटका भूत को जैसे ही नीचे रखा, उसकी आंखें लाल और डरावनी हो गईं और वह जोर से चिल्लाया, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन थुंग थुंग बीड़ी फूंकते हुए बोला, हाँ हाँ चबा लेना, पर उससे पहले ये सब्जी काट दे। और हाँ, आज से तू रात को अपनी ये लाल आंखें जला कर रखेगा, मेरा बिजली का बिल बहुत आ रहा है। भूत गुस्से से पागल हो गया, पर उसने सोचा, इसका मरना तो तय है, चलो इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। लेकिन थुंग थुंग की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। कभी वह भूत से घर की सफाई करवाता, तो कभी उससे अपने पैर दबाता। और जब मटका भूत चिल्लाकर बोलता, मैं कोई नौकर नहीं हूँ, मैं भूत हूँ, तो थुंग थुंग हमेशा एक ही बात बोलता, देख भूत के बच्चे, मुफ्त में घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। बेचारा मटका भूत जो 500 साल से लोगों को डराता था, अब वह थुंग थुंग से ही डरने लगा था। लेकिन एक रात जब थुंग थुंग गहरी नींद में होने का नाटक कर रहा था, तब मटका भूत चुपके से जान बचाकर भागने लगा। पर थुंग थुंग ने उठकर जब खिड़की से उसे भागते हुए देखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि असल में अंदर ही अंदर थुंग थुंग की फटी हुई थी। उसे उसी दिन समझ आ गया था कि उसकी यह कंजूसी और मुफ्त की आदत आखिरकार उसे मौत के मुंह में ले आई है। इसलिए डरने की बजाय उसने भूत के सामने न डरने का नाटक किया, ताकि भूत परेशान होकर खुद ही भाग जाए। और उस दिन के बाद से थुंग थुंग बिल्कुल सुधर चुका था। वह अपनी बीवी को वापस घर ले आया और अब उसका एक ही उसूल था, मुफ्त की चीज चाहे सोना ही क्यों न हो, उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। एक ऐसा गांव जहां सपने पैदा होने से पहले ही भूख से मर जाते थे, और जिंदगी वो तो रोज एक सरदार के जूते तले कुचल जाती थी। गांव के लोग दिन भर खेतों में खून पसीना बहाते, पर शाम को एक रोटी तक नसीब नहीं होती। बचपन से बुढ़ापे तक सब एक ही दुआ मांगते, हे भगवान ये सरदार मर जाए। और इस बर्बादी का एक ही नाम था, गब्बर। नाम नहीं, लोगों के लिए सजा थी। उसका रूल बिल्कुल सिंपल था, जिसके पास पैसा हो छीन लो, और जिसके पास कुछ ना हो उसे डरा कर गुलाम बना लो। कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। जिसने कोशिश की, अगले दिन या तो लापता या जमीन के नीचे। इसी गांव में आए दो दोस्त, वीरू और जय, दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार। एक दिन गब्बर के 3 आदमी गांव में लूटने आए। गांव के बीच खड़े होकर चिल्लाए, जल्दी से पैसे, गहने, जो भी बचा हो ले आओ, अगर नहीं दिया तो गोली से उड़ा देंगे सबको। ये सुनते ही गांव वाले कांपते हुए घर से भाग कर आते हैं। तभी एक आवाज आई, खामोश, कोई कुछ नहीं देगा। तीनों हंसने लगे, फिर बोले, अरे सुनो, देखो कौन आया है हमें रोकने, तू रोकेगा हमें? तभी दूर से जय फायर करता है। गोली सीधा कालिया को लगती है। डर के मारे तीनों हिल जाते हैं। वीरू भी आगे आता है और गन तान कर धमकी देता है, अगली गोली सीधा खोपड़ी में घुसेगी। गब्बर के आदमी डर जाते हैं और गांव से भाग जाते हैं। जब खबर गब्बर तक पहुंची, वो गुस्से से लाल हो गया। तीनों को घूर कर बोला, कितने आदमी थे? तीनों कांपते हुए बोले, सरदार 2 आदमी। गब्बर फट पड़ा, सिर्फ 2? और तुम 3 डर के भाग आए? और पागलों की तरह हंसने लगा। फिर तीनों को वहीं पर गोली से उड़ा देता है। तीनों धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं और फिर बोलता है, जो डर गया समझो मर गया। फिर
फिर एक दिन गांव में मेला लगा, सब मस्ती में थे। तभी गब्बर अपने आदमी के साथ आए और गोलियां बरसाने लगे। हर तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी मच जाती है। जब वीरू और जय को पता चला, दोनों भाग कर आए और देखा गब्बर बसंती को नचा रहा है। वीरू चिल्लाकर बोलता है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाच। तभी गब्बर बोलता है, आओ आओ, तुम दोनों का ही इंतजार था। जय गुस्से से बोलता है, मासूमों के साथ अत्याचार करता है तू, हिम्मत है तो आ हमसे लड़। सुनकर गब्बर हंसता है। तभी वीरू गब्बर को एक जोरदार मुक्का मारता है। गब्बर सीधा हवा में उछलता है, माँ। बस यही एक शब्द उसके मुंह से निकलता है, फिर जमीन पर धड़ाम से गिरता है और वहीं उसका दी एंड हो जाता है। और इसी के साथ गब्बर का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। धूपगढ़ में कल रात जो हुआ वो अगर तुमने सुना तो शायद आज रात सो ना सको, क्योंकि ये कहानी किसी भूत की नहीं, एक ऐसे बच्चे की है जिसे बचाना चाहिए था पर उसे हथियार बना दिया गया। धूपगढ़ नाम का गांव ऊपर से बिल्कुल शांत दिखता था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा दहशत छिपी थी जिसे लोग शब्दों में बयां ही नहीं कर पाते थे। दिन में सब सामान्य, लेकिन रात होते ही एक सिहरन भरी हवा पूरे गांव में फैल जाती, ठंडी, डराने वाली, जैसे किसी को आवाज दे रही हो। इस डर का कारण था बाबा अचलनाथ। वह हर महीने गांव आता और हमेशा एक ही बात दोहराता, 2026 में तो दुनिया खत्म है। युवा तो हंस देते, लेकिन बुजुर्गों के चेहरे उतर जाते। उन्हें पता था कि बाबा मजाक नहीं करता। एक रात बाबा फिर आया, उसकी आंखें पहले से ज्यादा काली, आवाज भारी। उसने कहा, समय आ गया है, विनाश आज से शुरू होगा। उसी पल गांव के पीछे जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई दीवार फट गई हो। धुएं में से एक बच्चा बाहर आया, दुबला, कमजोर, आंखें आग की तरह लाल। वह दहाड़ा, मेरा भाई कहाँ है, बताओ। आवाज इतनी तेज कि पेड़ तक कांप उठे। जो भी सामने आया वह उस पर टूट पड़ा। चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। लोग भागते रहे, दरवाजे बंद करते रहे, लेकिन उस रात कोई नहीं बच सका। सुबह हुई तो धूपगढ़ लगभग वीरान था। सिर्फ बाबा अचलनाथ खड़ा था, हल्की मुस्कान के साथ। ये 2026 तक सबको खत्म कर देगा। लेकिन गांव में दो दोस्त थे, रायस्टार और ज्ञान भाई। उन्हें पूरा मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक शाम ज्ञान भाई अकेले लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा वही बच्चा एक पुराने घर के पास लाला पुष्पा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। बच्चा रो रहा था, लाला जी मैंने सब कर दिया, अब मेरी माँ का इलाज करवा दो। लाला ने लापरवाही से कहा, हाँ हाँ हो जाएगा, जाओ। लेकिन आवाज में सच्चाई नहीं थी। ज्ञान भाई सब समझ गए, ये बच्चा किसी चाल का मोहरा है। वे मुड़े ही थे कि बच्चा उनकी तरफ देखने लगा। तूने देख लिया, किसी को मत बताना। ज्ञान भाई ने हिम्मत करके कहा, मैं सबको बताऊंगा, ये सब नकली है। बच्चा घबरा गया, गुस्सा और डर एक साथ। उसने जमीन से लकड़ी उठा के ज्ञान भाई को मार दी और ज्ञान भाई गिर पड़े। उधर रायस्टार उन्हें ढूंढ रहा था। जब उसने ज्ञान भाई को मृत देखा, उसकी दुनिया रुक गई। उसने चुपचाप उनका अंतिम संस्कार किया। रात में एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, जिस बच्चे को रात में देखा उसी ने सब किया है। रायस्टार कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसे यकीन था बच्चा सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। एक रात उसे बच्चा अकेला एक टूटे पेड़ के पास मिला, थका हुआ, आंखें सूजी हुई। रायस्टार ने पूछा, ज्ञान भाई को क्यों मारा? बच्चा फूट पड़ा, मैं नहीं चाहता था, मेरी माँ बहुत बीमार है। बाबा और लाला ने कहा था कि गांव वालों को डराओ तो माँ बच जाएगी। रायस्टार की आंखों में गुस्सा भर गया, बच्चे पर नहीं, उन लोगों पर जिन्होंने उसे हथियार बनाया। वह सीधे लाला पुष्पा के घर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर लाला पैसे गिन रहा था। रायस्टार बोला, खेल काफी हो गया, अब खत्म। लाला घबराया, कुछ बोलना चाहता था पर रायस्टार ने सुना ही नहीं। उस रात गांव में एक आखिरी आवाज गूंजी और सब खत्म हो गया।